नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 3 ऊष्मा। आप जानते हैं कि ऊनी वस्त्र ज्वांत रेशों में से बनाए जाते हैं। ये आप यह भी जानते हैं कि सूती वस्त्र पादप रेशे से बनाए जाते हैं। हम शीतकाल में ऊनी वस्त्र पहनते हैं जो हमें गर्म रखते हैं। जब मौसम गर्म होता है तब हम हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। ये हमें ठंडक का अनुभव करते हैं। आप यह भी जानते हैं कि आवश्यक उत्सव होंगे कि किसी विशेष ऋतु के लिए विशेष प्रकार के वस्त्रों ही क्यों उपयुक्त होते हैं। शीतकाल में आप घर के अंदर ठंड का अनुभव करते हैं। यदि आप बाहर धूप में जाएं तो गर्मी का अनुभव करते हैं। ग्रीष्मकाल में आप घर के अंदर भी गर्म का अनुभव करते हैं। हम यह कैसे जान सकते हैं कि कोई वस्तु गर्म या ठंडी है? हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म अथवा कितनी ठंडी है? गर्म अथवा ठंड। अपने दैनिक जीवन में हम अपने अनेक वस्तुओं से संपर्क में आते हैं। इनमें से कुछ गर्म और कुछ ठंडी होती हैं। चाय गर्म और बर्फ़ ठंडी। 3.1 सामान्य उपयोगी वस्तुओं की सूची बनाइए। इस सूची में कुछ और नाम जोड़िए। इन वस्तुओं को गर्म या ठंडी रूप से चिन्हित कीजिए। हम देखते हैं कि कुछ वस्तुएं ठंडी जबकि कुछ वस्तुएं गर्म हैं। क्या आप जानते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तु की अपेक्षा अधिक गर्म होती हैं जबकि कुछ वस्तुएं दूसरों की अपेक्षा अधिक ठंड होती हैं? हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं कोई वस्तु दूसरी वस्तु से अधिक अपेक्षाकृत गर्म है? प्रायः हम इसका पता वस्तु को स्पर्श करके लगाते हैं, परंतु हमारी स्पर्श इंद्रियां विश्वसनीय है? आइए ज्ञात करें। 3.1 3 पात्र अथवा बर्तन लीजिए। ABC नामांकित कीजिए। A ठंडा पानी, B गर्म, कुछ ठंडा और कुछ गर्म पानी C डालिए। अब अपने बाएं हाथ को पात्र में दाहिने एक तथा दाहिने को हाथ को पात्र B में दोनों हाथों को 2 से 3 मिनट तक पात्रों में डुबोए रखिए। अब दोनों हाथों को एक साथ C में डुबोइए। क्या दोनों हाथों को एक जैसा अनुभव होता है? बोझों की उलझन में यह दर्शाती है कि यह निश्चय करने के लिए कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी अपनी स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। यह हमें कभी भी धोखा दे सकती है। तब हम ऐसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं कोई वस्तु कितनी गर्म है? किसी वस्तु को ऊष्मा विश्वसनीय मापक ताप से की जाती है। ताप मापने के लिए उपयोगी की जाने वाली तापमापी थर्मामीटर कहते हैं। ताप मापन। क्या आप अपने तापमापी देखा है? याद कीजिए जब आपके परिवार में किसी को बुखार चढ़ा। ताप को थर्मामीटर से मापा जाता है। जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। किसी थर्मामीटर को अपने हाथ से पकड़िए, उसका ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए। यदि आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो अपने मित्र के पास सम्मिलित हो जाइए। डॉक्टर थर्मामीटर चित्र 3.2 दर्शाए गए अनुसार दिखाई देता है। यदि पारे कि यह धारी आपको दिखाई न दे तो थर्मामीटर को थोड़ा सा घुमाइए जब तक कि आपको उसी धरी पर दिखाई न दे। थर्मामीटर पर आपको ताप मापने एवं मापक्रम भी दिखाई देगा। उपयोग किए जाने वाले मापक्रम सेल्सियस स्केल हैं जिसे सेल्सी कह दर्शाते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर में हम 35 डिग्री से 42 डिग्री तक माप सकते हैं। क्रियाकलाप 3.2 थर्मामीटर से ताप मापना। आइए यह सीखते हैं थर्मामीटर से कैसे पढ़ा जाता है। इससे पहले हमें किन्हीं दो क्रमागत बड़े चिन्हों द्वारा रूपांतरित ताप के अंतर को नोट कीजिए। इन चिन्हों के बीच भागों की संख्या को नोट कीजिए। मान लीजिए दो बड़े चिन्हों के बीच 1 डिग्री का अंतर आता है। इन चिन्हों के बीच 5 भाग है, तब एक भाग छोटे उपयोग करने भाग का मान 1.5 डिग्री सेल्सियस अर्थात 0.2 सी होगा। अपने शरीर का ताप कितना नोट किया? मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस है। ध्यान दीजिए कि ताप को इसके मात्रक के साथ व्यक्त किया जाता है। क्रियाकलाप 3.3 डॉक्टरी थर्मामीटर की सहायता से अपने कुछ मित्रों को शरीर का ताप मापिए। अपने प्रेक्षण में सारणी 3.2 में अंकित कीजिए।
डॉक्टरी थर्मामीटर उपयोग करने के लिए आवश्यक सावधानियाँ। क्या प्रत्येक विद्यार्थी के ताप 37 डिग्री सेल्सियस है? यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति का तापमान 37 डिग्री हो। कुछ भी अधिक या कुछ कम हो सकता है। वास्तव में जिसे हम सामान्य ताप कहते हैं वह स्वस्थ व्यक्तियों के विशाल समूह के शरीर का औसत ताप है। डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिजाइन किया गया। मानव शरीर का तापमान 35 डिग्री से कम अथवा 42 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता है। यही कारण है कि इसे थर्मामीटर के परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस है। प्रयोगशाला तापमापी। हम अन्य वस्तुओं के ताप कैसे मापते हैं, इसके लिए अन्य तापमापी काम में लाते हैं। ऐसे में तापमापी प्रयोगशाला तापमापी आपके अध्यापक इस तापमापी को आपको दिखाएंगे। इसे ध्यान से देखिए। इसे मापे जाने वाले अधिकतम न्यूनतम ताप को नोट कीजिए। प्रयोगशाला तापमापी परिसर प्रायः 110 डिग्री सेल्सियस होता है, जैसे आपने घर में डॉक्टरी थर्मामीटर में किया। ठीक उसी प्रकार तापमापी के किसी छोटे भाग द्वारा दर्शाए गए ताप का माप ज्ञात कीजिए। तापमापी द्वारा दर्शाए गए ताप को ठीक पढ़ने के लिए आपको ताप के इस मान की आवश्यकता होगी। कक्षा में विभिन्न विद्यार्थियों द्वारा मापे गए जल के ताप की तुलना कीजिए। क्या इन मापों के लिए कुछ भिन्नताएं हैं? संभव है कारणों को चर्चा कीजिए। प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय डॉक्टरी थर्मामीटर का पाठ्यांक लेते समय बरती जाने वाली सभी सावधानियों को अतिरिक्त सावधानी से बरतनी चाहिए। क्रियाकलाप 3.5 किसी बीकर या थोड़ा गर्म जल लीजिए। तापमापी के बल्ब को जल में डुबोइए। पारे के जल के स्थिर होने तक प्रतीक्षा कीजिए। जब पारे का तल स्थिर हो जाए तो ताप नोट कीजिए। अब तापमापी को जल से बाहर निकालिए। ध्यानपूर्वक देखिए कि क्या होता है। क्या आप देखते हैं जैसे तापमापी को जल से बाहर निकालते हैं पारे का तल गिरने लगता है? इसका अर्थ यह है किसी प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप का पाठ्यांक तभी नोट करना चाहिए जब उसका बल्ब जल या वस्तु में रखा हुआ जिसका ताप मापना है। ऊष्मा का स्थानांतरण। संभवतः आपने देखा होगा कि जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तो तप्त होता है। इस प्रकार ऊष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चले जाती हैं। जब बर्तन को ज्वाला से हटा लेते हैं तो यह धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। यह ठंडा क्यों हो जाता है? ऊष्मा बर्तन में परिवेश की ओर स्थानांतरित हो जाती है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि दोनों स्थितियों में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। वास्तव में ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तुएं की ओर प्रवाहित होती हैं। क्रियाकलाप 3.6 एल्यूमीनियम या लोहे जैसी किसी धातु को एक छड़ अथवा पट्टी लीजिए। छड़ पर मोम के एक छोटे टुकड़े चिपकाइए। एक टुकड़े लगभग समान दूरी पर होने चाहिए। छड़ के एक सिरे पर प्रयोगशाला स्टैंड पर रखिए। यदि आपके पास स्टैंड न हो तो छड़ पर सिरे पर ईंट के बीच में दबा कर रख दीजिए। अब छड़ के दूसरे सिरे को गर्म कीजिए। ध्यानपूर्वक देखिए। मोम के टुकड़े का क्या होता है? क्या टुकड़े गिरना प्रारंभ कर देते हैं? कौन सा टुकड़ा सबसे पहले गिरता है? क्या आप सोचते हैं कि ऊष्मा ज्वाला के सबसे निकट के सिरे पर दूसरी ओर की ओर स्थानांतरित होती है? वह प्रक्रम जिसे ऊष्मा के किसी वस्तु से गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है चालन कहलाता है। ठोसों में ऊष्मा प्रायः चालन के प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होता है। क्रियाकलाप 3.7 किसी छोटे बर्तन बीकर में गर्म पानी लीजिए। वस्तुएं जैसे इस्पात की चम्मच, प्लास्टिक का स्केल, पेंसिल, विभाजनकारी एकत्र लीजिए।
एक पात्र लीजिए, सभी वस्तुओं को एक सिरे पर गर्म कीजिए, डुबोइए, कुछ देर प्रतीक्षा कीजिए, तत्पश्चात दूसरे सिरे को छूकर देखिए। अपने प्रेक्षकों को साड़ी 3.3 में लिखिए। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उस चालक कहलाते हैं। इसके उदाहरण एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर। जो पदार्थ होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते हैं ऊष्मा को चालक कहलाते हैं। जैसे प्लास्टिक तथा लकड़ी ऊष्मारोधी भी कहते हैं। क्रियाकलाप 3.8 गोल गत्ते गोल पेदे फ्लास्क लीजिए, इसे जल से 2/3 भरिए, इसको किसी तिपाही पर रखिए अथवा फ्लास्क को रखने पर कोई ऐसा प्रबंध कीजिए जिससे आप इसके नीचे मोमबत्ती रखकर इसे गर्म कर सके। फ्लास्क को जल से स्थिर होने की प्रतीक्षा कीजिए। एक स्टॉक की सहायता से फ्लास्क की पेट पर पोटेशियम परमानेंट एक क्रिस्टलीय धीरे से रखिए। अब क्रिस्टल के ठीक नीचे मोमबत्ती जलाकर गर्म कीजिए। अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में लिखिए। कुछ आप देख रहे हैं उसका चित्र भी बनाइए। 3.9 जब जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का जल गर्म हो जाता है। गर्म जल ऊपर उठता है। इस गर्म के आसपास ठंडा जल उसका स्थान लेने के लिए आ जाता है। फिर यह जल भी गर्म होकर ऊपर की ओर उठता है। आसपास के जल भी इसके साथ साथ आ जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारा पानी गर्म न हो जाए। ऊष्मा स्थानांतरण की विधि को संवहन कहते हैं। वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है? धुआं किस दिशा में जाता है? क्रियाकलाप 3.9 एक मोमबत्ती जलाइए। अपने एक हाथ को ज्वाला के ऊपर और दूसरे हाथ को ज्वाला के पार्श्व में रखिए। चित्र 3.10 क्या आपके दोनों हाथों पर समान गर्मी का अनुभव होता है? यदि नहीं तो कौन सा हाथ सबसे अधिक गर्म है? ऐसा क्यों? ध्यान दीजिए ऊपर की ओर वायु संवहन द्वारा गर्म होती है, इसलिए ज्वाला से ऊपर का हाथ गर्मी अनुभव करता है, तथापि पार्श्व वायु संवहन द्वारा गर्म नहीं होता है, इसलिए वह वायु से लो ऊपर की ओर वायु जैसी गर्म नहीं रहती है। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को एक मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं। दिन के समय धरती स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाती है। स्थल के रूप ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है। समुद्र की ओर आने वाली वायु समुद्र समीर कहते हैं। समुद्र समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों वाले भवनों में खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती हैं। रात्रि में प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षाकृत धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती हैं। जब हम धूप में खड़े होते हैं तब हम गर्माहट का अनुभव करते हैं। सूर्य से हम ऊष्मा कैसे पहुँचती है? यह चालन अथवा संवहन द्वारा हम तक नहीं पहुँच सकती है, क्योंकि इन दोनों प्रक्रमों में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम आवश्यक है। चूँकि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच अधिकांश स्थान में कोई माध्यम एक वायु नहीं है, अतः सूर्य से हम ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है जिसे विकिरण कहते हैं। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम विद्यमान हो या ना हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता रहता है। जब हम किसी तरफ हीटर के सामने बैठते हैं तो इसी प्रकार प्रक्रम द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। ज्वाला से हटाकर रखा कोई गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ ऊष्मा को विकिरण द्वारा ही परिवेश में स्थानांतरित करता है। हमारा शरीर विकिरण द्वारा ही परिवेश को ऊष्मा देता है तथा ऊष्मा ग्रहण करता है। सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्र। क्या आप जानते हैं गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्र वरीयता देते हैं? सर्दियों में हम
गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, ऐसा क्यों? आइए इसका पता लगाएं। चित्र 3.10। टीन के एक जैसे डिब्बे लीजिए। इसमें एक के बाहरी पट्टी का काला और दूसरी बाहरी पृष्ठ को सफ़ेद पेंट से कीजिए। दोनों डिब्बों में बराबर मात्रा में जल भरिए। इसे दोपहर में समय लगभग 1 घंटे के लिए धूप में रखें। दोनों डिब्बों में भरकर जल के तापमान मापिए। क्या आप दोनों के तापमान अंतर पाते हैं? किस डिब्बे में जल अधिक गर्म होगा? केवल जल को छूकर ही दोनों के तापमान में अंतर अनुभव कर सकते हैं। क्रियाकलाप 3.11। 10 में उपयोग किए गए डिब्बों लीजिए। इनमें दोनों समान मात्रा में समान लगभग 60 डिग्री सेल्सियस का गर्म जल भरिए। दोनों डिब्बों में को किसी कमरे अथवा छाया में रखिए। 10 से 15 मिनट बाद प्रत्येक डिब्बे में जल का तापमान ज्ञात कीजिए। दोनों डिब्बों में जल डालकर समान दर से कम हुआ। इस क्रियाकलापों से यह निष्कर्ष निकलता है कि गर्मियों में सफ़ेद हल्के रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक प्रतीत होता है। क्यों होता है? गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, इसलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद लगता है। हल्के रंग के कपड़े ऊष्मीय विकिरणों को अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए गर्मियों में हमें हल्के रंग के वस्त्र पहनने आरामदायक होते हैं। प्रमुख शब्द: सेल्सियस चालक, चालन, संवहन, कुचालक, तापमापी, ऊष्मारोधी, थल समीर, समुद्र समीर, विकिरण तापमापी, थर्मामीटर, प्रतिरोध। आपने क्या सीखा? अभ्यास।